नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर बाद पूर्वोत्तर के निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में अनुकूल माहौल की जानकारी भी देंगे और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि इस सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। तो देखिए, इंटरैक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी और भूटान के प्रतिनिधियों से भी यहां पर 1-to-1 चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सेशन को रॉयल भूटानीज कंसल्टेट के काउंसिल जनरल संबोधित करने वाले हैं। और साथ ही देखिए, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपति यहां पर शामिल होने वाले हैं। और सेशन में डिब्रूगढ़, साथ ही तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, नामरूप के प्रतिनिधि भी यहां पर शामिल होंगे। शिलोंग, अगरतला, आइजोल, इंफाल, कोहिमा, दीमापुर राज्यों के उद्योगपति से भी यहां पर संवाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। और कोशिश यही है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और इसी को लेकर यहां पर इंटरैक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों से चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में दीपक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, महासचिव सचिव हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी पर। सबसे पहले आपसे दीपक जी ये जानना चाहेंगे, इससे पहले देखिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बाकी इसके अलावा हमने देखा कि विदेशों में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर जाकर उद्योगपतियों से, निवेशकों से बातचीत कर चुके हैं, निवेश को लेकर के प्रयास कर चुके हैं, निवेश के प्रस्ताव भी आए। और अब नॉर्थ ईस्ट कितना अहम है मध्य प्रदेश के लिए निवेश की दृष्टि से? नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है निवेश के लिए। और जहां तक बात करें पिछले 22 माह के मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल की, तो मोहन सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है प्रदेश में औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए। प्रारंभ की बात की जाए तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के द्वारा उन्होंने पूरे प्रदेश में हर जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी भोपाल आए। अभी भी जहां जहां मौका पड़ता है टूरिज्म समिट लगातार चल रहे हैं और देश विदेश के लगातार दौरे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो एक उम्मीद आई है, एक होप है कि मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में उतना आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मोहन सरकार से एक उम्मीद आई है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार इस कार्य के लिए कार्यरत हैं, आने वाला समय उद्योग के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम युग का होने वाला है मध्य प्रदेश में। और दीपक जी देखिए, टारगेट भी हम लेकर के चल रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत होगा तो मध्य प्रदेश भी विकसित होगा। और ऐसे में उद्योग बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। कई बार आप बीएस टीवी के दर्शकों से रूबरू हो चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और आप बता भी चुके हैं कि सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि मध्य प्रदेश में आम लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं, यह भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर रखता है। सड़क, पानी, बिजली, इस पर भी आप कह चुके हैं कि फोकस रखना चाहिए। और यह कितना ज्यादा अहम हो जाता है कि निवेशक जब देखते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही वो इंडस्ट्री लेकर आने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो केंद्र सरकार ने भी जो कार्य किए हैं इस बार, इनकम टैक्स में एक बहुत अच्छा छूट दी है। इंडस्ट्री की डिमांड थी 10 लाख की, छूट दे दी 12 लाख की। जीएसटी पे बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए हैं। जीएसटी आने के बाद एक गवर्नमेंट एक अच्छे मूड में आई है और एक बड़े रिफॉर्म्स जीएसटी के अंदर किए हैं। तो निश्चित ही देश का माहौल एक प्रगति आगे बढ़ने का है और इसका लाभ निश्चित ही मध्य प्रदेश को मिलेगा जब दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उन्होंने कमान संभाली हुई है, इसका लाभ आने वाले टर्म में बड़ा लाभ प्रदेश को मिलने वाला है। दीपक जी देखिए, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब निवेशकों को यह बताया जाता है कि देखिए मध्य प्रदेश में जब आप निवेश करेंगे तो सरकार आपके साथ में है, क्योंकि जीआईएस का आप जिक्र कर रहे थे, जीआईएस में भी 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए थे। लेकिन सरकार वहीं पर नहीं रुकती है। सरकार के जो प्रतिनिधि है वो लगातार जो निवेशक है उनके साथ में चर्चा करते हैं और क्या कुछ कमियां है, क्या कुछ जो निवेश करने में यहां पर कठिनाई आ रही है उस पर भी बातचीत की जाती है और कहीं ना कहीं उसका समाधान भी ढूंढा जाता है। और यह कितना ज्यादा अहम हो जाता है सर? देखिए, जहां तक कमियों की बात की तो बिल्कुल सही बात है। आपके चैनल ने हमेशा मौका दिया है बात करने का और आपके चैनल ने हमेशा उन कमियों को आगे उठाया भी है। लेकिन आज भी कुछ जगह मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम कुछ ऐसे चल रहा है, पीछे चल रहे हैं। जैसे अब जब हम टैक्सेशन की बात करें, जीएसटी आ चुका है, पूरे देश पे एक से समूह टैक्सेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल एक एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है और पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आए हैं।
और उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती राज्य हैं वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत मध्य प्रदेश से कम है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा आती है। तो इसलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जीएसटी, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आए, और जब तक पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आए तब तक जो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं उनके समान यहाँ टैक्स हो। तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कहीं भी पेट्रोल के रेट में डिफरेंस ना हो और उनका एक समान रहेगा। जब मध्य प्रदेश में खर्चा वो सेम रहेगा निकटवर्ती राज्य के समान, तो निश्चित ही हमें जहां दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। और दीपक जी देखिए, हाँ, और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप इस पे भी थोड़ी सी दृष्टि डालें कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और जो यहाँ पर भूटान के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, और खासतौर पे देखिए हाइड्रो पावर का एक हब माना जाता है भूटान। ऐसे में क्या इस क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में निवेश आ सकते हैं? बिल्कुल आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो इसमें जब निवेश आएगा तो उस क्षेत्र को ही फायदा नहीं होगा, पूरे प्रदेश को फायदा होगा। आज जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारी दूर होंगी, हमें सस्ती ऊर्जा मिलेगी, तो निश्चित ही हर क्षेत्र में जहां जहां हमारा उत्पादन होता है हर क्षेत्र में प्रदेश को फायदा होगा। और दीपक अग्रवाल जी, जब देखिए जीआईएस हुआ था तो उसमें भी हमने देखा था कि जीआईएस में सबसे ज्यादा जो निवेश है, जो निवेशकों का सबसे ज्यादा रुझान हमने देखा था वो भी रिन्यूएबल सेक्टर्स की तरफ था। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग राज्यों से, और देखिए हर एक सेक्टर वाइज देखिए, जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भी थी कि जीआईएस के बाद हम रुकने नहीं वाले, इसके बाद में अलग अलग सेक्टर्स का अलग से समिट भी होने वाला है। और हमने देखा कि टेक्सटाइल के लिए अलग से समिट किया जाता है, उसके बाद हमने देखा कि टूरिज्म के लिए अलग से किया जाता है, आईटी सेक्टर्स के लिए अलग से वहां पे समिट किया जाता है। तो ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश आए, इसको लेकर भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हाँ, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं एक बात करूंगा कि आज इस बात को एक्सेप्ट करने में कहीं हमें समझौता नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रदेश एक क्षेत्रीय असंतुलन के दौर से भी गुजर रहा है। जब तक पूरे प्रदेश में एक समान इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सभी जगह विकास नहीं होगा, तो विकास की परिकल्पना अधूरी रहेगी। आज जैसे अगर बात करें कि पूरा जो विकास का जितना, आप देखिए, आप खुद अपने चैनल के माध्यम से कैलकुलेट कराइए कि जितना इन्वेस्टमेंट आया है वो प्रदेश के 2 या 3 शहरों में सिमट के रह गया है। इसको अगर सभी प्रोपोर्शनेटली पूरे प्रदेश में इसका विस्तार होगा तो सभी जगह विकास होगा। जैसे दीपक जी, लेकिन कोशिश तो की जा रही है ना। जैसे जीआईएस हुआ था उससे पहले भी हमने देखा था कि रीजनल समिट्स हुए थे, और 7 अलग अलग भागों में हमने देखा था संभागों में किस तरीके से समिट्स किए जा रहे हैं। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अगर सभी जगह विकास नहीं होगा, सभी जगह उद्योग नहीं आएंगे, तो फिर उसका उतना रिजल्ट नहीं आएगा। आज जैसे बात करें आईटी सेक्टर की बात करें, तो आईटी सेक्टर में पूरे हिंदुस्तान में क्या पोजीशन हो रही है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आईटी सेक्टर में जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि जब वो आईटी सेक्टर में जाते हैं तो वो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, पूना, ये हिंदुस्तान के 5-6 शहर में जाकर रह जाते हैं। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी 2 या 3 या 4 शहर को आईटी हब के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे अगर प्रदेश का बच्चा पढ़ के बाहर जा रहा है, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यूथ माइग्रेशन हो रहा है, उसको रोकने के सरकार को काम करना चाहिए। जो हमारे प्रदेश का बच्चा आईटी में पढ़ के अगर वो बाहर जाके जा रहा है तो उसको प्रदेश में सुविधाएं मुहैया हो, इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। प्रदेश सरकार ने पहले बहुत सारे आईटी पार्क हुए हैं, ग्वालियर में एक आईटी पार्क हुआ है, लेकिन वो आईटी पार्क में बहुत ज्यादा आईटी पे काम नहीं हो पाया, आईटी कंपनी नहीं आई है। तो सरकार को उन और भी ध्यान देना चाहिए, जहां आपने बात की जैसे जहां कमियां हैं उस और भी सरकार में काम करे, जहां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो अगर वहां से भी जोड़ा जाएगा उनको, वहां भी अगर आईटी कंपनी आएंगी और प्रदेश के बच्चों को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, तो निश्चित ही प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है कई गुना आगे बढ़ेगी। दीपक जी, अभी देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम में है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों से उद्योगपति आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में कौन से सेक्टर है जहां पे आपको लगता है कि निवेश सबसे अधिक आने वाला है? मुझे लगता है कि इसमें फूड प्रोसेसिंग में निवेश आना चाहिए, इसकी भी अपार संभावना है। कृषि का एक अच्छा क्षेत्र है मध्य प्रदेश, और आज भी कृषि के हमारे कई चीज बन के बाहर जाती है, रॉ मटेरियल जाता है, तो इसका पूरा डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में होना चाहिए। और फूड प्रोसेसिंग का अच्छा क्षेत्र जब मध्य प्रदेश में आएगा तो हमारे कृषि को भी फायदा होगा। जब फूड प्रोसेसिंग की प्रॉपर इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश होंगी तो जो हमारा किसान है उसको भी फायदा होगा, उसके जो उसका उत्पादन है प्रदेश में ही ऊंचे भाव में बेचेगा, तो उसे प्रदेश के बाहर माल बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और फूड प्रोसेसिंग का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए चाय पूरे विश्व में भी असम से भेजा जाता है, क्या ये माना जाए कि उसको लेकर भी एक प्रयास किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई यूनिट खड़ा किया जाए जहां पे प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके? बिल्कुल कर सकते हैं,
आज मध्य प्रदेश के काफी व्यापारी हैं जो असम में जाके व्यापार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जा गए हैं वहां पे, बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी का। और उनको अगर व्यापारियों को प्रदेश में काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित ही प्रदेश का व्यापार बढ़ेगा इसमें। ठीक है। इसके अलावा आपने जिक्र किया कृषि का, और देखिए अब सरकार एक टूरिज्म सेक्टर उसमें भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि वो जो वर्ल्ड हेरिटेज है या फिर जो होटल है उनको भी हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाए। ऐसे प्रयास कितने ज्यादा यहां पर देखिए कामयाब होंगे, क्योंकि यहां पे जो निवेशक आने वाले हैं कहीं ना कहीं वो हर एक सेक्टर्स में निवेश करने वाले हैं। ऐसे में टूरिज्म के सेक्टर्स में कितने ज्यादा निवेश की आप संभावनाएं देखते हैं मध्य प्रदेश में? टूरिज्म का तो एक अपार संभावना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है और सरकार इस पर निश्चित कार्य कर रही है। आने वाले समय में जितना कार्य किया जाए कभी कम है। अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं, जितना अभी बहुत बड़ा स्कोप है इसमें असीमित अवसर है टूरिज्म के लिए भी। और सरकार जितना प्रयास करेगी पूरे प्रदेश में टूरिज्म का विकास होगा। दीपक अग्रवाल जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि एक निवेशक जब ये देखता है कि सरकार प्रयास कर रही है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग समिट्स किए जा रहे हैं, अलग अलग देशों में जाकर के सरकार ये प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये शो करता है कि सरकार ये चाहती है कि उनके यहां पे निवेश आए और उसको लेकर के नीति भी बनाई जा रही है। और सरकार न केवल देखिए निवेश तक रुक जाती है, थम जाती है, बल्कि निवेशकों के साथ में लगातार टच में रहती है और निवेशक को लेकर के यहां पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड सरकार भी अपनाती है। बिल्कुल, एक सकारात्मक एटीट्यूड है सरकार का। और लगातार जिस प्रकार 22 महीने से मुख्यमंत्री जी बिना रुके, जब रीजनल इंडस्ट्री कांग्रेस हुई थी उसमें बात आई थी कि सब करार साइन हो गए, कितना रिजल्ट आता है, रुके नहीं। वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मुख्य प्रधानमंत्री जी भोपाल आए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जापान भी गए, नॉर्थ ईस्ट अभी हिंदुस्तान में भी हर जगह जा रहे हैं और जाके लगातार निवेश की बात कर रहे हैं। तो इससे मध्य प्रदेश के व्यापारियों में, उद्योगपतियों में, आम नागरिक के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में एक विश्वास जाग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं। और उनने अभी सिर्फ 2 साल का समय हुआ नहीं है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। और मुख्यमंत्री जी ने एक औद्योगिकरण के लिए जो संकल्प लिया है उसका रिजल्ट निश्चित ही आने वाले समय में मिलेगा। और अभी देखिए, जब प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, दीपक जी आपने भी सुना होगा जीएसटी को लेकर के, वो जब बता रहे थे कि जीएसटी के क्या कुछ फायदे हैं, तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि मैं ये चाहता हूं कि हर राज्य, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि हर राज्य अपने स्तर पर यह कोशिश करे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी तरफ लगातार प्रयास कर रही है और ये चाहती है कि उनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए ताकि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। और ये भी एक कोशिश है कि प्रधानमंत्री के कहे अनुसार लगातार यहां पे कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल प्रयासरत मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से अनेकों बार कहा हुआ, आज भी कहा हुआ है कि जहां जहां टैक्सेस में डिफरेंस है, जैसे पेट्रोल डीजल की बात की, दूसरा मैं कह रहा हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर में आज जब कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो निश्चित ही देखेगा। आज जैसे अगर हम लोग किसी बैंक के पास लोन लेने जाएंगे कोई उद्योगपति, तो देखेंगे कि 4 बैंकों में कंपेरिजन करेंगे। तो उसी प्रकार जब इन्वेस्टर आएगा तो देखेगा कि स्टाम्प ड्यूटी कहाँ पे जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि आज भी मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के अन्य विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से लगभग दुगनी स्टाम्प ड्यूटी है। जहां वहां 5.5 से 6.5% है, यहाँ 11 से लेकर 12.5% स्टाम्प ड्यूटी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को इन्वेस्टमेंट के साथ अब एक सरकार एक अच्छे मूड में आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र सरकार ने जहां जहां टैक्स में राहत देने के काम स्टार्ट किए हैं 2025 के दौरान ही, जहां एक तरफ इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है पूरे हिंदुस्तान के सभी निवासियों को, और दूसरी तरफ जीएसटी में बहुत बड़ा लाभ दिया है। तो इसीलिए ऐसे एक बड़ा स्टेप सरकार को लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो तरीके से इस मांग को करना चाहूंगा मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश के सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, निवासियों की ओर से, आप एक बार फिर से इसको मैं जोर से उठाना चाहूंगा इस मांग को। बिल्कुल। जो स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात से लगभग दुगनी है, प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में लगभग सबसे ज्यादा है, 12 से 12.5%। तो इसमें सरकार को जब एक तरफ इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं तो हमें हमारे ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी, हमें जो भी टैक्स के स्ट्रक्चर में भी जहां जहां दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहिए, और उनको जो अन्य राज्य हैं महाराष्ट्र गुजरात के समान या जहां कम है उनके समान लाना चाहिए। और डिफरेंस एक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चलेगा, लेकिन अगर लगभग दुगना डिफरेंस है
तो ये हमारे विकास में कहीं ना कहीं अवरोधक है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के पास आपके चैनल के माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, जो सुझाव आप रख रहे हैं कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश के हित में ही है। यदि उस पर अमल किया जाता है इसका लाभ मध्य प्रदेश को ही मिलने वाला है। अगर जैसे आज केंद्र सरकार ने 2025 के दौरान दो बहुत बड़े डिसीजन लिए, इनकम टैक्स में जो इंडस्ट्री की डिमांड थी उससे ज्यादा प्रॉफिट किया, तो उसका रिजल्ट हाल किया मिला। और इसी प्रकार जीएसटी का एकदम से घोषणा की और 30 दिन के अंदर उसको अमल कर दिया, तो उसका लाभ मिला। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज जो तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जो स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगभग दुगनी है, इसको तुरंत कम करें और इसका 15 से लेकर 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर सरकार 2025 के अंदर ही इसका लाभ मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो 22 महीने से लगातार सब जगह मेहनत कर रहे हैं, अगर जहां जहां टैक्स में असमानताएं हैं, जो अनियमितताएं टैक्स के अंदर हैं, अगर वो बराबर हो जाएंगी, हिंदुस्तान के अन्य विकसित राज्यों के समान हो जाएंगी, तो जो मुख्यमंत्री जी जिनको निवेशक के पास जा रहे हैं तो उनको आने में बहुत आसानी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम नहीं किए, एक बहुत अच्छा काम किया जो आपके चैनल के माध्यम से हमने बात उठाई थी कि जो एमएसएमई प्रोत्साहन नीति है मध्य प्रदेश सरकार की, इसमें जो सब्सिडी है हमारे यहाँ लगभग 1.5-2 साल बाद आ रही थी सब्सिडी, लेकिन जब आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उठाया गया तो उसका नतीजा ये निकला कि इस बार 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने, एमएसएमई मंत्रालय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2-2 साल की 1.5 साल की सब्सिडी पेंडिंग थी, वो अप टू डेट 31 मार्च 2025 तक की पूरी सब्सिडी खाते में भेज दी है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो बात उठाई है उसका सरकार पालन करती है और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे युवाओं को विश्वास हो गया है कि अब हम सब्सिडी के लिए कोई नई यूनिट लगाएंगे और सरकार जो भी हमसे वादा करेगी उसका पालन सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, माननीय मोहन सरकार के माध्यम से, उनके सभी मंत्रालय के माध्यम से उसका पालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो उन्होंने वादे किए हैं उसका। नहीं, और बिल्कुल जो आप सुझाव दे रहे हैं स्टैंप ड्यूटी को लेकर के, मुझे लगता है सरकार वो भी जरूर सुनेगी। और दीपक जी देखिए, अभी जीएसटी का आप जिक्र कर रहे थे, जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं वो आम लोगों के तो हित में है ही। हम सभी जानते हैं कि आम लोग जब खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो किस तरीके से चीजें सस्ती होने वाली है। एक उद्योगपति, एक निवेशक, उन पे इसका क्या असर पड़ने वाला, मैं चाहूंगा आप इस पे भी बताएं। नहीं देखिए, जब सरकार ने जीएसटी कम किया तो निश्चित ही, अगर जैसे मैं आपको छोटी सी बात उदाहरण के दूंगा, अगर एक व्यक्ति का खर्चे का बजट है 10,000 रुपये महीने का, जीएसटी में उसको कहीं ना कहीं 7 से लेकर 8% की छूट मिली है, तो उसका वही 10,000 वाला खर्चा उसका 9200 9,000 में कम हो रहा है उसका। जब 1,000 बच रहा है तो 1,000 में अपनी परचेजिंग पावर उसकी बढ़ गई। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो 10% खर्चा वो ज्यादा करेगा, 10% पैसा मार्केट में और आएगा। तो इंडस्ट्री का जब एक साथ एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 8 से लेकर 10% व्यापार बढ़ेगा तो कितना बड़ा लाभ उसको इंडस्ट्री को होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होगा। और जब हमारी बिक्री बढ़ेगी, जब ग्राहक, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे वो व्यापारी हो, सबका जब ट्रेडर का व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित ही लाभ बढ़ेगा सबका। अच्छा, और दीपक जी देखिए, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार जो विदेश है वहां से भी निवेश आ रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय यहाँ पे निवेशक हैं, जो या फिर जो स्थानीय यहाँ पे व्यापारी हैं, क्या उनको इससे डरने की जरूरत है या फिर कहीं ना कहीं सरकार भी एक समन्वय बनाकर चल रही है इन दोनों के बीच में कि नहीं वो जो मध्य प्रदेश में जो रीजनल चीजें बनाई जा रही है, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल बनने के लिए, तो उसको भी लगातार प्रयास दे रहा है कि उसको भी बढ़ावा दिया जाए और दूसरी तरफ निवेश भी आए, उसको लेकर भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, निवेश के आने से प्रदेश को बहुत फायदा होता है। जैसे कोई भी उद्योग आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं जो प्रदेश से जाती हैं, तो उसमें प्रदेश को फायदा मिलेगा। उसमें कभी भी निवेश आने से प्रदेश को नुकसान नहीं है। और अब पूरा इंटरनेशनल मार्केट हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन में टाइम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक समन्वय के साथ कर रहे हैं। जो भी बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, जब वो प्रदेश पे इन्वेस्टर करेगा तो प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, होटल्स बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, हर तरह से प्रदेश का विकास होगा। इसलिए हमें निवेश का तो जितना प्रोत्साहन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं उसका उनको लगातार उसको बढ़ाना चाहिए आगे। ठीक है दीपक जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में प्रमोद डफरिया जी भी जुड़ गए, उद्योगपति है। प्रमोद जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम में है, यहाँ पे निवेशकों से मुलाकात करने वाले हैं। कितना खास आप मानते हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे को, क्योंकि इससे पहले अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये प्रयास कर चुके हैं निवेश को लेकर के, और अब नॉर्थ ईस्ट का रुख किया गया है। सर, एक बिजनेसमैन को सारी पॉसिबिलिटीज खंगालनी चाहिए।
सारी पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए इन ऑल डायरेक्शंस। सीएम ने पहली बार ये पहल की है। अगर वैसे देखे जाए तो हम मन से अगर माने इस बात को तो 1947 में देश आजाद जरूर हुआ है, पर हम लोग कभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कभी जुड़े नहीं है सर। ईस्ट के लोगों की ना हमें तकलीफ मालूम, इस लेवल तक उनका डेवलपमेंट हुआ है ये मालूम। अगर आज सीएम आगे बढ़कर ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो कि अभी तक हमसे कटे हुए थे या हमसे जुड़े नहीं थे, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसमें जुड़ने से आपका बिजनेस के जो एवेन्यूज है वो नए नए बढ़ते जाएंगे, खुलते जाएंगे, और डेफिनेटली ये एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इसको पूरी तरह से इसको वेलकम करता हूं। प्रमोद जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की नीति है निवेश को लेकर के, फिर चाहे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, सरकार हर चीज को लेकर के तैयार है। और दूसरी बात जो नीति है, यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि लगातार निवेशकों से समन्वय बनाकर चला जाए। निवेशकों को यदि कोई कठिनाई आए तो उस पर भी सरकार लगातार उनके साथ में रहे और उन कठिनाइयों को भी दूरी की जाए। This is the movement with positive attitude of the government and it is a need of the hour sir। ये आज की तारीख में हमारी जीडीपी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिकल पोजीशन वो थर्ड पे आए, जिसके लिए वो लगातार पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा सर, जब उनको ये देश मिला था तब 11th इकोनॉमी पे थे हम, और आज उसको फोर्थ से हम थर्ड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो थर्ड पे पहुंचने के लिए वी कैन लीव नो स्टोन अनटर्न टू सेटिस्फाई दिस इश्यू, दिस प्रॉमिस कि हमको थर्ड इकोनॉमी पे आना है। कितना भी करिए सर, अगर कहते हैं ना सर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इससे छोटे छोटे निवेश आए चाहे बड़े निवेश आए, कोई भी आए, उनको एमपी के अंदर वेलकम किया जा रहा है। हर जगह नए नए कॉरिडोर बन रहे हैं। इंदौर के पास में उज्जैन है, जैसे आप जानते ही होंगे उज्जैन का नाम। उज्जैन के अंदर एक कॉरिडोर जैसे ही ओपन हुआ और वो कुछ ही दिन के अंदर वो पूरा बुक हो गया। और आज ये हालत है कि सेकेंड उसका फेज आ रहा है। इट मींस वी आर गेटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स, फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल दीपक जी, जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में निवेश आए और किसी भी स्तर का निवेश हो, सरकार की यह कोशिश है कि यदि मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर रुचि है तो सरकार फिर पूरा साथ देती है। मंत्री जी महोदय जिस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं इन सभी चीजों के लिए, इसका लाभ निश्चित प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल। और प्रमोद जी, आप किस दौरे को कितना खास देखते हैं? वो कौन से क्षेत्र यहाँ पे आपको नजर आता है जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश आ सकता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से? सर, मुझे इस चीज का बहुत ज्ञान नहीं है, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर अपना है, नॉर्थ ईस्ट के जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे तो लोगों में एक नया उत्साह, नई भावना डेवलप होगी। और हम उस लोगों उन चीजों, जैसे बॉम्बे से फैशन चल के इंदौर आती है सर, तो वैसे ही वहां की जो चीजें हैं जब चल के यहाँ पे आएंगी। और हाँ, इसके अंदर आईटी के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है सर, क्योंकि एमपी के अंदर इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। हो सकता है वहां के लोग आ रहे हो और आईटी के फील्ड को, फिर डिफेंस को हमने यहाँ पे बहुत बड़ा वो सब्जेक्ट बनाया है। तो अभी जो उज्जैन के पास का जो फील्ड है, वो जो नया सेकंड फेज आ रहा है, उसमें डिफेंस के बहुत सारे प्रमोद जी, जो सरकार की उद्योग नीति है इसे बहुत ज्यादा सरल किया गया है। और पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कठिनाइयां भी थी, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लंबा समय बीत जाता था, निवेश नहीं आ पाता था। तो सरकार ने उस पर ओवरऑल काम किया और सरकार ने चाहा कि जो निवेश नीति है उसको सरल बनाया जाए। और ये कितना अहम हो जाता है सर कि जब एक निवेशक निवेश करने के लिए जाए तो वहां पे उसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में ना उलझना पड़े। और जैसे सरकार भी यहां पे पूरा साथ दे रही है, लैंड या लेबर चाहिए आपको, हर चीज में सरकार सहयोग भी कर रही है, ये कितना ज्यादा अहम हो जाता है। सर आप देखिए ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का पहले दिन का पहला इश्यू है सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम जितना ध्यान देंगे उतना लोग अट्रैक्ट होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन अब बहुत कम होते जा रहा है। ऑनलाइन
हमारी सेवाएं ठीक बढ़ती है। जा रही है। ऑनलाइन हम लोगों को ठीक है मतलब प्रमोद जी, समय की यहाँ पे मेरा थोड़ी सी कमी है। मैं ऐसा चाहूंगा कि आप बताएं कि ऐसा 10 में से सिस्टम- सरकार के प्रयास को आप कितना नंबर देंगे? छोटा सा जवाब रखिएगा सर। सर मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। साथ ही ब्यूरोक्रेट से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ठीक है। हमारी सरकार बहुत पॉजिटिव है एंड वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रही है। उसके अंदर कम से कम फाइलों का मूवमेंट वो इतना फास्ट रखे कि लोग खुश हो जाए। बस ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ठीक है आत्मनिर्भर भारत। दीपक अग्रवाल जी, दो- 10 में से कितने नंबर? छोटा सा जवाब। देखिए, प्रयास में तो सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसमें तो नंबर 10 में से 10 देंगे, लेकिन जो कमियां हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना पड़ेगा सरकार को। और जहां जहां निकटवर्ती राज्यों से ज्यादा टैक्स हैं, जहां जहां टैक्स में समानताएं हैं, जैसे मैंने बताया पूर्व में भी, उनको सरकार को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद डफरिया जी आपका, और साथ ही दीपक अग्रवाल जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं और कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में पूर्वोत्तर के राज्यों से ज्यादा निवेश आए, और इसी को लेकर निवेशकों से बातचीत करने वाले हैं। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा के अलावा निवेश नीति के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, और सबकी नजर इसी बात पर रहने वाली है कि अब पूर्वोत्तर से मध्य प्रदेश में निवेश कितना आने वाला है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए वीएस टीवी। धन्यवाद।